नो सर। ओके, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हम लोग पढ़े थे इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस हम लोग देखे थे, दो टाइप के हैं, कैप और फ्लोर। ठीक है, कैप होता है सीलिंग, फ्लोर होता है फ्लोर। तो सोच सकते हो, कैप मतलब सीलिंग, घर का सीलिंग नहीं होता ऊपर, फ्लोर होता है नीचे, नीचे का। ठीक है, सो कैप होता है जब हम बोरो करते हैं कुछ। ओके, जब लोन बोरो करने को जाते हैं, बोरोर। ठीक है, तो हमें डर है किसका, रेट बढ़ ना जाए। रेट अगर बढ़ेगा तो हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, और अगर एफआरए लें तो दोनों केस में मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा तो भी ऑनर करना पड़ेगा, गिरेगा तो भी ऑनर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन लिया जाता है, जो कि हमारे पास, हमारे हाथ में ऑप्शन रहे। इफ इट इज़ फेवरेबल फॉर अस देन वी विल एक्सरसाइज, इफ इट इज़ नॉट फेवरेबल देन वी वोंट एक्सरसाइज। क्या आप रहा, फिर फ्लोर रहता है डिपॉजिटर के लिए। ठीक है, ये बोरर के लिए और ये डिपॉजिटर के लिए। फिर हमने देखा था कि जो कैप प्रीमियम, जो प्रीमियम पेमेंट होता है वो ऑफ फ्रंट पेमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, पेड ऑफ फ्रंट। तो अगर कोई पूछे कि पीरियोडिकली कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, नेट इंटरेस्ट कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे पीरियोडिकल निकालने के लिए। पीरियोडिकल कैप प्रीमियम निकालने के लिए क्या करेंगे, अप फ्रंट प्रीमियम अब पेड, बोलो। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। करेक्ट, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर आर टी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे, अच्छा तो कैप बेसिकली होता क्या है, जो कैप ऑप्शन है बेसिकली एक सीरीज ऑफ एफआरएज होते हैं। तो हर रीसेट पीरियड में, कितने रीसेट पीरियड से, मतलब 6 महीने में सपोज जो फ्लोटिंग रेट लोन है वो रीसेट हो रहा है। ठीक है, तो हर 6 महीने में ये देखा जाएगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो लाइबॉर है, ये जो रेफरेंस रेट है, वो अपने एग्रीड रेट पे, जो स्ट्राइक रेट है उससे ज़्यादा है या कम है। ठीक है, उसके हिसाब से सेटलमेंट होगा, हर 6 महीने होते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि कैप ऑप्शन एंड फ्लोर ऑप्शन आर इंटरेस्ट रेट ऑप्शन आर सीरीज ऑफ एफआरएस। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कैप बायर और कैप सेलर, फ्लोर बायर और फ्लोर सेलर के बारे में। ठीक है, कैप बायर क्या सोचता है कि मार्केट की रेट्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कैप बाय कर लेता है, तो कि ऊपर जाए तो उससे फायदा होगा। कैप सेलर क्या करता है, कैप सेलर को क्या लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, रेट नीचे जाएगा। ठीक है, रेट नीचे जाएगा तो उसके फायदा है। फ्लोर बायर क्या सोचता है कि रेट नीचे जाएगा। ठीक है, फ्लोर सेलर क्या सोचता है कि रेट ऊपर जाएगा। ओके, तो इन दोनों का देख सकते हैं कि सेम सिमिलर माइंडसेट है। ये भी सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये भी सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फ्लोर बायर का भी सोच देख सकते हो, फ्लोर नीचे जाएगा, वो बोल रहे मार्केट रेट नीचे जाएगा, कैप सेलर भी सोचता है कि रेट नीचे जाएगा। ओके, तो इसी माइंडसेट का फ़ायदा उठाते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाया गया है, स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, जिसको बोला जाता है कॉलर स्ट्रैटेजी। ओके, कॉलर स्ट्रैटेजी क्या है कि साइमल्टेनियसली बाय ए कॉल, सॉरी बाय अ कैप एंड सेल अ फ्लोर। ओके, साइमल्टेनियसली एक साथ में एक कैप बाय कर लो, क्योंकि कैप बायर को लग रहा है कि ऊपर जाएगा, फ्लोर सेल को भी लग रहा है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इससे, इसको करने से क्या होगा कि प्रीमियम तुम्हारा रिकवर हो जाएगा। रिकवर्ड कैप प्रीमियम। ठीक है, जो पेमेंट कैप ऑप्शन के लिए पे किया होगा
फ्लोर ऑप्शन बिक के वो बेच के वो प्रीमियम रिकवर हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि हमने यहाँ पे एक कैप लगा लिया और यहाँ पे एक फ्लोर बेच दिया, ठीक है। अगर कैप से ऊपर गया, जितना ऊपर जाएगा तो हमें फायदा है, गेन। इधर बीच में रहा तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज कैप में जो प्रीमियम दिया था फ्लोर में जो प्रीमियम रिकवर हो गया है, तो कैप प्रीमियम का कुछ कॉस्ट है ही नहीं। और बाकी बीच में रहा तो ऑप्शन हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, ना हम एक्सरसाइज करेंगे ना फ्लोर जिसको बेचे हैं वो एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज none of us, because both me and the floor buyer won't exercise the options, ठीक है। और अगर नीचे चला गया तो लॉस, ठीक है। आज फ्लोर बायर विल एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ तक पढ़े थे। क्वेश्चन किसने ट्राई किया फ्लोर का, सॉरी कॉलर का? चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70, कितना था, 77, 77, हाँ। और भी थोड़ा बचा है इसका सेकंड पार्ट। ओके, सो क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड इंक, ये खुद ट्राई करना, ठीक है। अगर अच्छे से समझे हो तो ये होना चाहिए। बोल रहा है कि एक्स वाई जेड इश्यूज 10 मिलियन पाउंड का लोन, 10 मिलियन फ्लोटिंग रेट लोन, ठीक है। तो फ्लोटिंग रेट लोन ले रहा है 10 मिलियन पाउंड का ऑन July 1, 2013। July 1 को फ्लोटिंग रेट लोन ले रहा है कितने का, 10 मिलियन पाउंड का, विथ रीसेटिंग ऑफ कूपन रेट एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीना कूपन रीसेट हो रहा है, इक्वल टू लाइबोर प्लस 50 बिप्स, ठीक है। तो लोन कितने का है, लाइबोर प्लस 50 बिप्स का, हर 6 महीने में लोन लाइबोर रीसेट हो रहा है, ठीक है। लाइबोर रीसेट हो रहा है क्या, क्या मतलब है, जो लाइबोर मार्केट में रिफ्रेश हो रहा है, जो मार्केट का जो भी लाइबोर है, मतलब जितना भी चेंज हुआ है हमारा लोन उसके हिसाब से चेंज होगा, हर 6 महीने चेंज होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक्स वाई जेड इज इंटरेस्टेड इन ए कॉलर स्ट्रेटेजी बाय सेलिंग अ फ्लोर एंड बाइंग अ कैप, ठीक है। कैप बाय कर रहा है, फ्लोर सेल कर रहा है। एक्स वाई जेड बाइज द 3 इयर्स कैप, 3 साल का कैप खरीद लिया और 3 साल का फ्लोर बेच दिया, एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट है 10 मिलियन, ये गलत डॉलर लिखा है, ये पाउंड होना चाहिए क्योंकि हमारा लोन ही पाउंड में है, ठीक है। दिस शुड बी पाउंड। ओके, सो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट $10 मिलियन का पाउंड का है। रेफरेंस रेट है 6 मंथ्स लाइबोर, ठीक है, लिखा है ऊपर 6 मंथ 6 मंथ लाइबोर लाइबोर। स्ट्राइक रेट दिया है, स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है, एक्सरसाइज रेट, जो ऑप्शन का रेट है, ठीक है। दिया है 4% फ्लोर का, 7% कैप का। तो अगर चार्ट लगाएंगे तो ऊपर कैप जो है ये है 7% में, फ्लोर कितने में, 4% पे, ठीक है।
प्रीमियम हो गया 0 बिकॉज प्रीमियम पेड फॉर कैप इक्वल्स टू प्रीमियम रिसीव्ड फॉर फ्लोर। कॉलर में यही होता है कि जो प्रीमियम तुम्हें कैप में दिया वो प्रीमियम रिसीव कर लिया फ्लोर के थ्रू। ठीक है, तो तुम्हारा प्रीमियम हो गया नेट प्रीमियम 0। ओके, फिर बोल रहा है कि यूजिंग द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट ईच रीसेट डेट। इफेक्टिवली कितना इंटरेस्ट पे किया गया एट ईच रीसेट डेट। ओके, द ओवरऑल जनरल ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इतना इतना एक्चुअल रेट रहा ये रीसेट डेट। ये रीसेट डेट में 6% रहा, 7.5, 5, 4, 3.75, 6, 4.25 रेट्स ये रहे। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना इफेक्टिव इंटरेस्ट रहा। कर सकते हो, ट्राई करना चाहोगे एटलीस्ट एक दो केसेस के लिए ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आया कि डाउट है? Yes, some. हाँ ठीक है, ट्राई करो, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो डोंट वरी, आई विल हेल्प। एक एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, देखना कि पीरियड्स का ध्यान रखना। यहाँ पे दिख रहा है जुलाई 1 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और रीसेट कब कब हो रहा है, तो पीरियड का ध्यान रखना है इसमें। सॉरी। हो रहा है। पूजा, विशेष ट्राई कर रहे हो राइट? चलो इसको शुरुआत करते हैं। पहले तो देखो, जितना जितना इंटरेस्ट रेट दिया है मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, 31, 2013, 06, 2014, 12, 2014, 06, 2015, 12, 2015, 06, 2016। ठीक है, रेट दिया 6%, लाइबोर का 6% दिया। ठीक है, तो एक्चुअल रेट्स कितने होंगे? लाइबोर प्लस 50 बिप्स। ओके, तो एक्चुअल रेट क्या हो गए? एक्चुअल रेट। ओके, एक्चुअल रेट्स क्या हो जाएंगे? 6.5
7.5 प्लस 0.5 मतलब 8, 5.5, 4.5 और ये फिर 4.25 और ये 4.75। करेक्ट, एक्चुअल रेट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक है कि जुलाई 1 से हम लोग स्टार्ट किए हैं, ओके, और बोल रहा है हर 6 महीना इसको रीसेट करवाने के लिए। रीसेट डेट्स हमारे देख सकते हो कि हर 6 महीने के एंड में दिए गए हैं, ओके। तो इसको हम एग्जैक्टली 6 मंथ्स के पीरियड के लिए निकाल सकते हैं, 6/12 करके। आईसीआई ने इसको डे कन्वेंशन में निकाला है, ठीक है, डेज के हिसाब से आईसीआई ने किया है। डेज के हिसाब से भी कर सकते हैं, महीने के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डेज के हिसाब से करते हैं तो डेज वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेटर डेज के हिसाब से ही करते हैं, सो दैट आपका वो भी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो जुलाई 1 से कर रहा है, ओके, जुलाई 1 से 31 दिसंबर तक। जुलाई का, इसका मतलब जुलाई का कितना दिन है, 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 31, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 184 डेज, ठीक है। तो डेज कितना आ रहा है, 184। सिमिलरली जून 2014 में, ओके, जनवरी फरवरी 2014, तो 28 आएगा, ओके। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, 181 आई थिंक, ओके, 181। समझ में आया हाउ वी आर डूइंग, यस। ओके। फिर सिमिलरली मैं इसको डिटेल में, डेज का नहीं है, डेज का देख लेते हैं कितना था। हाँ, 184, 181 है, फिर 184, 81, 84, 82, ठीक है। 184, 181, 184, 182, ओके। देखो फिर बोल रहा है, यहाँ तक तो एक्चुअल रेट पे ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग अभी तक डेरिवेटिव में गए नहीं है, सिर्फ एक्चुअल इंटरेस्ट रेट पे जा रहे हैं, ओके। तो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट पे कितने का लोन था, 10 मिलियन पाउंड, हाँ। तो इसका मतलब 10 मिलियन इंटू 6.5% इंटू 184 डिवाइडेड बाय 365। 365 लिखे हैं कहीं पे या फिर 360 लिखा है, नहीं लिखा है, तो 365 एज्यूम कर रहे हैं। तो अमाउंट विल बी 327,671.23, ठीक है। सिमिलरली 10 मिलियन इंटू 8% इंटू 181 डिवाइडेड बाय 365, या 396,712। कहीं पे अगर समझ में ना हो तो पूछना। 184/365, 277, 260, 10 मिलियन to 4.5% into 181 divided by 365. Yeah, 223, 151, 4.25% into 184 divided by 365. 7, 10, या 236,849, ठीक है। यहाँ तक बस हम एक्चुअल इंटरेस्ट रेट निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। अच्छा, अब बता सकते हो, देखो लाइबोर 6% है, तो क्या ऑप्शन एक्सरसाइज होगा?
दोनों लैब्स। दोनों लैब्स, बोथ लैब्स। 7.5 क्या होगा? यहाँ पे कॉल एक्सरसाइज करो। क्या आप एक्सरसाइज होगा? 5 में दोनों लैब्स, क्योंकि बीच में जब तक रहेंगे ना मैं एक्सरसाइज करूंगा ना वो एक्सरसाइज करेगा, जब इस बीच में रहेगा। ठीक है, फिर 4% पे भी दोनों लैब्स सेम ही तो है। 3.75 फ्लोर एक्सरसाइज। फ्लोर एक्सरसाइज करेगा सामने वाली पार्टी। ठीक है, फिर 4.25 बोथ लैब्स। ठीक है, बिकॉज इन दोनों के बीच में रह रहा है, 4% और 7% के बीच में रह रहा है। ठीक है, जब तक इसके बीच में रहेगा तब तक हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, ना मैं एक्सरसाइज करूंगा ना वो एक्सरसाइज करेगा। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना ये लाइबॉर का हम लोग चेक कर रहे हैं, एक्चुअल रेट को चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो बिकॉज जो बेटिंग होती है वो लाइबॉर पे, रेफरेंस रेट पे बेटिंग होती है, एक्चुअल रेट से कोई लेना देना नहीं होता है उसको। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन के हिसाब से। तो कैप इनफ्लो, फ्लोर इनफ्लो। ओके, तो कैप इनफ्लो यहाँ पे कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बट कैप एक्सरसाइज होगा 7.5 में। ओके, 7.5 में कितना होगा कैप इनफ्लो, बता सकते हो? 7% का स्ट्राइक रेट है, 7.5 हो गया एक्चुअल रेट, तो कैप इनफ्लो कितना होगा? 24,790 के आसपास। 24,790 के आसपास। ठीक है, मैं फिर डिस्काउंट रेट हमें 7% लेना पड़ेगा। डिस्काउंट रेट क्यों लोगे? स्ट्राइक रेट, नहीं मतलब स्ट्राइक रेट ना, पूरी स्ट्राइक रेट। सेटलमेंट करने के लिए। हाँ, स्ट्राइक रेट 7% पर कैप ही तो है। सेटलमेंट करने के लिए आज कोई सेटलमेंट करने की जरूरत नहीं, पूरा तो एक्चुअल तो सेटलमेंट 6 महीने, हर छः अच्छा। महीने हो रहा है ना, तो उसको डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल सकते हो। जो एफआरए में करते थे वो क्या होता था, स्टार्टिंग में करते थे और वो कैलकुलेट हो गया होता था फ्यूचर के लिए, तो उसको आगे लेते थे। ऑप्शन के केस में क्या हो रहा है कि बीच ये जो पीरियड है, ठीक है, हम यहाँ पे रीसेट हुआ, ठीक है, जब जब रीसेट हुआ हम तब तब जाके लेके कटोरा लेके पहुंच गए कि पैसा हमें दो। ठीक है, तो 24,790 हो गया। फिर बाकी तो को कहीं पे कैप एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सब कैप में 0 0 0। फ्लोर इनफ्लो कहाँ होगा? 3.75 रेट के हिसाब। ठीक है, फ्लोर कितना है? 4% का। ठीक है, फ्लोर इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा, बिकॉज सामने वाली पार्टी एक्सरसाइज कर रहा है तो हमारे लिए ओब्लिगेशन होगा। ओके, तो 3.75 और 4%, तो कितना है? 0.25% इंटू कितने पीरियड के लिए? 6/12, तो डिवाइडेड बाई 12, तो समझ में आया? यस, 12,000, 12,600। 12,500 ना। ठीक 6 है, और डेज के हिसाब से हाँ 600 है। 600, अच्छा ओके। सो फिर ये टोटल इनफ्लो अगर निकालोगे, टोटल इंटरेस्ट निकालोगे इफेक्टिवली, ये पूछा है क्या क्वेश्चन में, पूछा है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालो, इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट ईच रीसेट डेट। तो ये सब हमारे एक्चुअल इंटरेस्ट हुए, डेरिवेटिव के थ्रू तो 24,790 का इनफ्लो हुआ और 12,600 का आउटफ्लो हुआ। ठीक है, तो इफेक्टिवली हम निकाल सकते हैं कितना इंटरेस्ट गया, ठीक है, टोटल पीरियड में। ओके, सो टोटल अगर देखेंगे इसका, वो भी कर लेते हैं। नेट इंटरेस्ट 327,671,
ये 396,712 प्लस 24790, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, बिकॉज ये वो इनफ्लो है, ठीक है। 24790, इट इज 371,922, ओके, बिकॉज ये इनफ्लो है। सिमिलरली ये जाएगा 277,260, ये 223,151, फिर 214,247 प्लस 12,600, बिकॉज ये आउटफ्लो है, फ्लोर वाला आउटफ्लो है। 226,847, दिस इज 236,849, ओके। जितना भी निका हमारा आया टोटल नेट इंटरेस्ट, ओके, 226,847, 236,849 प्लस 223,151 प्लस 277,260 प्लस 371,922 प्लस 327,671, 16,63,700, ठीक है। ये आया हमारा नेट इंटरेस्ट, करेक्ट, टोटल इंटरेस्ट। 12,600 क्या 12,600 आउटफ्लो है ना, बिकॉज क्योंकि जो 4% फॉर फ्लोर पे, ये फ्लोर हमने बेचा है, फ्लोर वाला फ्लोर हमने बेचा है, ठीक है। जो बेचता है सेलर होता है, उसके पास क्या होता है, ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो अगर मार्केट अगर नीचे गया, फ्लोर क्योंकि हमने बेच दिया है, तो मार्केट अगर नीचे गया, रेट अगर 4% से नीचे गया, तो सामने वाला एक्सरसाइज करेगा तो वो लॉस होगा, ठीक है। तो ये आउटफ्लो है। नेट इंटरेस्ट एक्चुअल इंटरेस्ट माइनस होगा ना। नहीं, क्यों, ये तो 2,14,000 जो था, ये तो इंटरेस्ट है ना, ये आउटफ्लो है, ये भी आउटफ्लो है 12,600। हाँ, वो आउटफ्लो तो ठीक ये है। आउटफ्लो है, ये भी आउटफ्लो है। कैप के केस में क्या हुआ, ये आउटफ्लो है और ये इनफ्लो है, बिकॉज कैप ऊपर बढ़ा तो हमें इनकम हुआ, ठीक है। हाँ, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बनेगा, 16,63,700 डिवाइडेड बाय 10 मिलियन, ओके, इनटू 365 डिवाइडेड बाय जितना भी पीरियड हो रहा था, टोटल पीरियड जितना हो रहा है, कहाँ से, जुलाई 1 से कहाँ तक, 3 साल तक ना, कहाँ गया, 3 साल तक लिखा है। तो जुलाई 1 से 3 साल तक जितना भी डेज के लिए हो रहा है, ओके, टोटल डेज, और कैलकुलेट इस पे नहीं कर रहा हूँ, 365 डिवाइडेड बाय टोटल डेज, जितना भी टोटल डेज हो रहा है इंटू 100 करोगे तो तुम्हारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, ओके। कॉलर समझ में आया सबको? यस। जनरली बच्चे इस पे कंफ्यूज आते हैं, ये वाला चार्ट पे, ओके। इस पे ध्यान रखना हमेशा कि कब कौन एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। 7% से अगर ऊपर जा रहा है तो हम, क्योंकि खरीदने वाला हमेशा एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। 7% से अगर ऊपर गया तो हम एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि हमें बेनिफिशियल है। फ्लोर बेच दिए हैं तो हम ऑब्लिगेटरी पार्टी में आ गए, ठीक है। तो 4% से अगर नीचे चला गया तो सामने वाली पार्टी एक्सरसाइज कर लेगी और हमें लॉस होगा, ठीक है। 7% जो ऊपर गए, अगर कैप से अगर ऊपर गया तो गेन होगा, ओके। चलो, यहाँ तक था हमारा कैप ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इतना ही है। एक बार पूरा समराइज कर दें, नहीं अभी बस एक बचा है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, वो ख़त्म करते हैं, देन आई विल मेक अ समरी ऑफ एवरीथिंग, ओके। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, इंस्ट्रूमेंट, एफआरए पढ़ लिए, फिर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर यूज़ किए, फिर ऑप्शंस, कैप ऑप्शन, फ्लोर ऑप्शन, कॉलर में गए, इतना ही पढ़े हैं, 3, ठीक है। इसके बाद आया इंटरेस्ट रेट स्वैप, ओके। स्वैप क्या होता है,
स्वैप का मतलब ही क्या है? स्वैप का लिटरल मीनिंग क्या है? स्वैप करना मतलब एक्सचेंज करना, करेक्ट। स्वैप का मीनिंग क्या होता है? एक्सचेंज करना। मान लो कि ये है मिस्टर दर्शल, ये है मिस्टर मिहिर, ठीक है। अब इसको क्या लग रहा है कि फ्लोटिंग रेट लोन जो है फ्यूचर में अच्छा रहेगा, बिकॉज इसको लग रहा है कि मार्केट्स गिरेंगे, ठीक है। इसको लग रहा है कि मार्केट्स गिरेंगे तो फ्लोटिंग रेट लोन लेना सही रहेगा, बिकॉज जब जब गिरेंगे तो मेरे सपोज 5 साल का लोन है तो मेरे जो लोन्स हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको लग रहा है फ्लोटिंग रेट लोन लेना सही रहेगा। दर्शल को लग रहा है कि नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। रेट्स जो है ऊपर जाएंगे, इसको लग रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड रेट लोन लेना सही रहेगा बिकॉज मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, करेक्ट। बट है क्या, सपोज मान लो कि इसके ऑलरेडी इसके पास कुछ एक फ्लोटिंग रेट लोन है, ऑलरेडी ले लिया था पहले से ही, फ्लोटिंग रेट लोन ले लिया था, बट इसको चाहिए क्या? फिक्स्ड, ठीक है। इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि नीड फिक्स्ड लोन, फिक्स्ड रेट लोन ऑलरेडी हैविंग फ्लोटिंग रेट लोन, ठीक है। इसके पास फ्लोटिंग का है ऑलरेडी, इसको चाहिए था फिक्स्ड रेट, अभी चाहिए फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट का। मिहिर के पास क्या है? उल्टा है। से सपोज इसको ऑलरेडी इसके पास है फिक्स्ड लोन, ही नीड्स फ्लोटिंग रेट, ठीक है। बेसिकली जो चाहिए हमारे पास एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ठीक है। जो चाहिए हमारे पास वो नहीं है, दूसरा कुछ है, ओके। तो इस चीज़ में सोच सकते हो कैसे हम इसका ये काम आएगा, कैसे इसका हेजिंग कर सकते हैं। जो चाहिए हमें वो मिलेगा, कैसे मिलेगा बताओ? बताओ, लेट इट बी रॉन्ग। नहीं आ रहा दिमाग में कुछ? देखो, सो हुआ क्या, देखो यहाँ पे सपोज एक काम हम करेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी दर्शन का सिचुएशन देखो, अभी इसके पास ऑलरेडी फ्लोटिंग रेट का लोन है, ठीक है। फ्लोटिंग रेट का लोन है, जबकि इसको चाहिए क्या? फिक्स्ड रेट लोन। मिहिर के पास है क्या? फिक्स्ड रेट लोन है, उसको चाहिए क्या? फ्लोटिंग रेट लोन। ऐसे बहुत सारे पार्टीज घूमते रहते हैं मार्केट में, ठीक है, जिनको चाहिए होता है कुछ और एक जो स्वैप मार्केट है, इंटरनेशनल स्वैप मार्केट्स, उसमें बहुत सारे पार्टीज ऐसे घूमते हैं कि जिनको चाहिए होता है कुछ और होता है उनके पास कुछ और, ठीक है। तो ये बेसिकली करते क्या है इसमें कि जो है इनके पास, ठीक है, दरअसल फ्लोटिंग रेट लोन मिहिर को दे देगा और मिहिर अपना फिक्स लोन इसको दे देगा, ठीक है। इसको चाहिए था कितना? इसको जो चाहिए था फिक्स्ड रेट लोन इसको चाहिए था, सॉरी इसके पास फ्लोटिंग, मिहिर के पास ऑलरेडी फ्लोटिंग है, इसको चाहिए था फिक्स्ड रेट लोन। फिक्स फिक्स मैच हो गया, फ्लोटिंग फ्लोटिंग मैच हो गया, ओके। जिसको जो लोन के हिसाब से चाहिए था वो लोन के वो रेट के हिसाब से मिल गया। बट तो इससे होगा क्या कि देख सकते हो कि पीरियोडिक, इसका मतलब क्या है, एक ही एग्जांपल लेके देख रहा हूँ, ये इंडिविजुअल एग्जांपल ले लिया मैंने। जनरली ये मार्केट में बैंक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक्स के केस में हज़ारों लाखों लोन्स होंगे, ठीक है। मान लो ये HDFC बैंक है, ठीक है। ये मे भी थोड़ा सा ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगे समझ में ना आए तो बोलना। मान लो ये HDFC बैंक है, HDFC बैंक के पास
फिक्स्ड रेट लोन है एक, ठीक है, फिक्स्ड रेट लोन है। लोन मतलब HDFC बैंक ने दिया है, ठीक है, इश्यूड फिक्स्ड रेट लोन, ठीक है। फिक्स्ड रेट लोन दिया है किसी को, मान लो 5% फिक्स्ड पे, ठीक है। हाउसिंग लोन दिया है, फिक्स्ड रेट हाउसिंग लोन दिया है HDFC बैंक ने, ओके, 5% फिक्स पे दिया है। बट HDFC बैंक को अभी लग रहा है कि मार्केट में ऊपर जाएंगे इंटरेस्ट रेट्स, अभी और ऊपर जाएंगे, ठीक है, मार्केट रेट्स और भी ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऊपर ये अगर फ्लोटिंग होता तो HDFC बैंक क्या सपना दिख रहा है कि अगर फ्लोटिंग होता, काश ये फ्लोटिंग होता, फिक्स ना होकर फ्लोटिंग होता, और मैं इसको लाइबोर, लाइबोर तो नहीं इंडिया का है, सपोज माइबोर, ठीक है, माइबोर प्लस 2% कर देता, तो जैसे जैसे माइबोर बढ़ता, ठीक है, 6%, 7%, 8% होता जाता, मेरा यहाँ पे 10%, 12% तक होता इंटरेस्ट रेट, जबकि मेरा यहाँ पे 5% फिक्स पे मैं अटक गया हूँ, ठीक है। HDFC बैंक ये सोच रहा होगा, ठीक है। तो HDFC बैंक ये सोच रहा है। अब सिमिलरली येस बैंक एक खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, येस बैंक ने एक फ्लोटिंग रेट लोन इशू किया है, येस बैंक ने एक फ्लोटिंग रेट लोन इशू किया है, सपोज माइबोर प्लस 5%, माइबोर प्लस 0.5% पे, ठीक है। अब HDFC बैंक को, सॉरी, येस बैंक को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, ओके, इसको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, तो इसका क्या लग रहा है कि काश में एक फिक्स्ड रेट लोन इशू करता 7% पे, तो इंटरेस्ट रेट अगर गिरे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट गिरते 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 अगर 2%, 3% तक आ गए, तो फिर मेरे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएंगे, 2.5% के आसपास रह जाएंगे, ठीक है। जबकि अगर फिक्स रेट होता तो मुझे 7% मिलता, ओके। तो इसीलिए क्या होता है कि जिसको जो चाहिए, HDFC बैंक को क्या चाहिए, फ्लोटिंग, येस बैंक को क्या चाहिए, फिक्स्ड, ओके। तो HDFC बैंक और येस बैंक अपने आप में एक, अपने आपस में एक स्वैप का ट्रांजैक्शन बना है कि तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे ये दे दूंगा, एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि देखो, पीरियोडिकली क्या होगा कि HDFC बैंक का, जो हमने देखा कि 10% का, सॉरी कितने परसेंट का फिक्स्ड रेट का लोन था, 5% फिक्स्ड, ठीक है। 5% अगर फिक्स्ड लोन है, मान लो कि हर एनुअल लोन है, ठीक है, एनुअली इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है 5% इंटरेस्ट के हिसाब से, ओके। तो हर साल मुझे कस्टमर, जो मैंने जो HDFC बैंक ने जो लोन इशू किया है, हर एक साल कस्टमर इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, हर साल कस्टमर पेमेंट करेगा 5% इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, इंटरेस्ट कैश इनफ्लो हर साल होगा 5%, करेक्ट। स्वैप के थ्रू क्या करेंगे हम, ये जो 5% इंटरेस्ट कस्टमर दे रहा है, इसको हम भेज देंगे किसको, येस बैंक को, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैश इनफ्लो मेरा 5% हुआ, तो इंटरेस्ट कैश आउटफ्लो हो जाएगा 5%, -5% कर दिया, ठीक। बाकी येस बैंक क्या करेगा, सिमिलरली येस बैंक का फ्लोटिंग रेट का कुछ और लोन होगा, ठीक है। तो येस बैंक क्या करेगा, फ्लोटिंग रेट का लोन मुझे दे देगा, तो मैं फिर से इंटरेस्ट कैश इनफ्लो होगा थ्रू स्वैप, ठीक है। स्वैप के थ्रू क्या होगा कि माइबोर प्लस 2% या जितना भी होगा उसके पास, ठीक है। तो हुआ क्या, नेट में इम्पैक्ट क्या पड़ा, मेरा 5% कट गया, ठीक है, रह गया क्या, माइबोर प्लस 2%, जो कि मैं चाहता था। मैं क्या चाहता था कि मैं फ्लोटिंग रेट लोन पे जाऊँ, फिक्स पे नहीं जाऊँ, ठीक है। तो ये 5% कट गया, और ये जो फ्लोटिंग रेट है वो रह गया, ठीक है। ये जनरली मार्जिन इस पे कभी कभी लगता है, कभी कभी मेजरली मार्जिन इस पे नहीं रहता है, समझ में आया कि डाउट है। समझा। पूजा, लिप्सा,
चलो ओके, एक लाइन इस पे लिखा देते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के ऊपर। इंटरेस्ट रेट्स स्वैप्स, ठीक है। अच्छा, स्वैप्स जो है वो बहुत टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ऐसे बहुत टाइप के हो सकते हैं। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, इंटरेस्ट रेट स्वैप का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट का एक्सचेंज करना, करेंसी स्वैप का मतलब करेंसी एक्सचेंज करना, ठीक है। स्वैप्स आर derivative instruments through which we can exchange the interest rate, fixed or floating. Okay, exchange the interest rate with another counterparty with another counterparty who is also willing to exchange, another willing counterparty. Okay, so इसके थ्रू होगा क्या कि देखो जितने भी बैंक के जो बैलेंस शीट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आता है लोन्स, यहाँ पे आता है डिपॉजिट, एसेट में आता है लोन और डिपॉजिट आता है इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पे फिक्स्ड रेट लोन है, ठीक है, फिक्स्ड रेट लोन्स हैं, तो इनका यहाँ पे क्या है कि जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे वो लोग, बैंक रिसीव करेगी इंटरेस्ट। तो इस पे क्या है, रिसीव फिक्स्ड, इसको बोला जाता है रिसीव फिक्स्ड पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। स्वैप के थ्रू रिसीव फिक्स्ड पोजीशन जो होते हैं ये एक्चुअल पोजीशंस होते हैं, ठीक है, एक्चुअल लोन्स। तो रिसीव फिक्स्ड है एक्चुअल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। एक्चुअल मतलब ओरिजिनल पोजीशन। स्वैप के थ्रू ये क्या करते हैं, एक स्वैप का हमेशा दो लेग होता है, ठीक है, एक पे फिक्स्ड, एक रिसीव वेरिएबल, रिसीव फ्लोटिंग और वेरिएबल जो भी है, ठीक है। तो रिसीव फिक्स्ड था ऑलरेडी, स्वैप में क्या होगा, पे फिक्स्ड होगा और एक रिसीव फ्लोटिंग होगा। तो इसके थ्रू ये रिसीव फिक्स्ड और पे फिक्स्ड कट जाएगा, रह जाएगा क्या, रिसीव फ्लोटिंग। समझ में आया? यस। एक लाइन लिखा देता हूँ, इफ अ बैंक इज हैविंग fixed rate loans, then it will be a receive fixed position, then the original position is receive fixed position, okay. That means he will receive interest, fixed rate interest, fixed interest from customer, okay. So through swap he will get two legs, pay fixed and receive variable, okay. So original leg will be receive fixed, swap के थ्रू क्या आएगा, पे फिक्स्ड
एंड रिसीव वेरिएबल, ठीक है, ये दोनों नलिफाई, दीज टू विल नलिफाई। एंड ये रह जाएगा एंड में, एंड दिस विल रिमेन। ओके, अब चलें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है, आई डोंट नो इसका क्वेश्चन नंबर क्या था। दिस इज द क्वेश्चन। बोल रहा है कि सपोज अ डीलर, इसको ले लेते हैं पहले तो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना। इंटरेस्टिंग मतलब क्या है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि सपोज अ डीलर कोट्स ऑल इन कॉस्ट फॉर अ जेनरिक, ऑल इन कॉस्ट मतलब सारे कॉस्ट इंक्लूडेड, ठीक है, फॉर अ जेनरिक स्वैप एट 8%, ठीक है, स्वैप है, डीलर ने, एक स्वैप का जो डीलर है उसने कोट किया है कितना, 8% अगेंस्ट 6 months लाइबोर फ्लैट, ठीक है, मतलब लाइबोर के एक्सचेंज में 8% फिक्स्ड रेट का डीलर ने कोट किया है, ठीक है। जिसको स्वैप चाहिए, मैं सपोज में मुझे स्वैप चाहिए, तो मैं उसके पास गया तो वो बोला है कि लाइबोर फ्लैट के एक्सचेंज में 8% का फिक्स देगा। ओके, सो इफ द नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ स्वैप इज 5 लाख, नोशनल कितना है, 5 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट, कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट, सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट कितना होना चाहिए, कैलकुलेट कर सकते हो, सेमी एनुअल फिक्स्ड रेट कितना होना चाहिए। फिक्स्ड पेमेंट, फिक्स्ड रेट था 8%, बस ये पूछा है सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट कितना होना चाहिए। $20,000। 20,000 सिंपल, ठीक है। अच्छा, आई डोंट नो बाकी सारे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, क्लास में हो भी कि नहीं। देखो 5 लाख का लोन है, ओके, इनटू 8% का फिक्स, 8% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, सो इट इज 8% इंटू 6/12, ओके, सो इसके हिसाब से कितना पड़ा, 20,000, ओके, ये फिक्स्ड पेमेंट के हिसाब से हो गया। फिर बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट, ठीक है, फ्लोटिंग रेट पेमेंट कितना होगा फॉर above if the 6 months period from the effective date of swap to the settlement date comprises 181 days, 6 महीने का पीरियड कितना कितना ये है, 181 days है, and that the corresponding LIBOR was 6% on the effective date of swap, ठीक है, इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप जो भी था उसमें लाइबोर का करस्पॉन्डिंग रेट कितना हुआ, 6%, ओके, so इसका मतलब 6% लाइबोर है, 8% हमारा फिक्स रेट है, ओके। इन सेकेंड है वो, द सेटलमेंट इज ऑन नेट बेसिस पे सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब ये इसको 8% नहीं दे रहा है, ये लाइबोर नहीं दे रहा है, नेट बेसिस पे अमाउंट कितना होगा वो सेटलमेंट कर रहे हैं, ओके। हाउ मच द फिक्स्ड रेट पेयर वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट पेयर, फिक्स्ड रेट पेयर फ्लोटिंग रेट पेयर को कितना देगा। क्वेश्चन समझाता हूँ, सिंपल बोल रहा है, फिक्स्ड वाला 8% है, फ्लोटिंग वाला लाइबोर का जो है, लाइबोर फ्लैट पे कर रहा है, लाइबोर जो है वो 6% है, ठीक है, और नेट में सेटलमेंट होगा 181 डेज के लिए। सो आपका मतलब क्या होता है कि ये अपना 8% दे देगा, वो अपना लाइबोर दे देगा, लाइबोर का जो भी रेट है, लाइबोर का 6% है तो वो लाइबोर का 6% दे देगा, ये 8% दे देगा, नेट में सेटलमेंट होगा। तो वो पूछ रहा है कौन किसको कितना देगा बताओ। बता सकते हो। 15,083। 15,083, सबका यही आया।
कैसे किया बता दो। 5 lakh into हम्म, ये 6% into 181 upon 360. ओके। 6% क्यों किया? LIBOR rate 6% है। अच्छा वो ठीक है, वो पूछ क्या रहा है कि फ्लोटिंग रेट पेमेंट। अच्छा तुम ये फ्लोटिंग रेट पेमेंट वाला कर रहे हो। ओके 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 फाइन। मैं आई वाज थिंकिंग नेट बेसिस। ओके, तो फ्लोटिंग रेट 6% इंटू कितना किया? 181 डिवाइडेड बाई 365। ठीक है, 181 डिवाइडेड बाई 360 किया है या 360 किया है? उधर 360 लिखा है। ओके 360, माय बैड। ठीक है, कितना आया? 15 083 083। ओके, और फाइव नेट आएगा 20,000 माइनस 15,083। तो नेट में कितना पेमेंट होगा? अच्छा, कौन किसको पेमेंट करेगा बता सकते हो नेट में अगर होगा तो? कौन किसको पेमेंट करेगा? ये डीलर पेमेंट करेगा, डीलर तो करेगा बट मतलब फिक्स जितने फिक्स्ड रेट पेयर विल पे और फ्लोटिंग रेट पेयर फिक्स विल पे। फिक्स फिक्स्ड वाला पे फिक्स करेगा रेट फ्लोटिंग को। ठीक है, फिक्स्ड वाले का 20,000 है, फ्लोटिंग वाले का 15,000 है। तो नेट पेमेंट विल बी 20,000 माइनस 15,083। सो जितना आ रहा है 4917। बस क्वेश्चन इतना ही था। ठीक है, चलो अभी चलते हैं आगे ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप में। ओके, अच्छा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या? हो रहा है, मुझे भी लग रहा है। मे भी बहुत ज़्यादा एक साथ रिटेन नहीं कर पाओगे। ओके, मैं अभी एक काम करते हैं, अभी जितना भी पढ़े हैं पूरा समराइज करते हैं, बिकॉज ओवरनाइट इंडेक्स अब अभी अगर मैं पढ़ाना नहीं चाहता बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे चलते हैं, अदरवाइज रिटेन नहीं कर पाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आज एक काम करते हैं, समरी बना के पूरा जितना अभी तक पढ़े हैं मैं समरी बना रहा हूँ। ओके, कल पूरा ख़त्म करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फॉरेक्स। चलो स्टार्ट किया IRRM। ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ रेट्स क्या है। एक एक करके बताओ। ठीक है, टाइप ऑफ रेट्स क्या है पहले तो बताओ। लिप्सा, टाइप ऑफ रेट्स क्या क्या है? लिप्सा, ओके। चलो मिहिर बता दो, टाइप ऑफ रेट्स क्या है? फ्लोटिंग रेट, क्या? फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। ठीक है, फिक्स्ड रेट क्या होते हैं, फ्लोटिंग रेट क्या होते हैं? बताओ मिहिर। Rate will remain same till maturity. Floating rate will change as per reference. हाँ, फिक्स्ड विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मेच्योरिटी। Throughout the period of the loan, throughout loan period. ओके, और फ्लोटिंग एक रेफरेंस रेट को लिंक्ड होगा। ठीक है, रेफरेंस रेट लिंक्ड। रेफरेंस रेट क्या हो सकता है? लाइबोर, माइबोर, यूरिबोर। ठीक है, जो कि रिप्लेस हो गए हैं किससे? सोफर, सोनिया। ओके, these are replaced by सोफर, सोनिया। ओके, एस्टर। तो और जैसे जैसे रेफरेंस रेट्स चेंज होंगे इंटरेस्ट रेट हमारे चेंज होगा। लोन इंटरेस्ट रेट विल चेंज
will change according to reference rate. ओके फिर इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट पे आए थे? इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्चुअली है क्या? ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? अभी तक पता चल गया होगा कि अगर फ्लोटिंग रेट ऊपर गया, ठीक है, हमें डर है कि मार्केट, सपोज हमारा एक लोन है और फ्लोटिंग रेट होते होते वो अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस पे हमें लोन उठाना पड़ेगा। ओके, या फिर हमें अभी लोन नहीं चाहिए, 6 महीने के बाद लोन चाहिए, ठीक है, तो अभी हम इसका रेट को फिक्स करने की कोशिश करें, तो देन वी यूज़ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड FRA। ठीक है, सो सिमिलरली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जैसे यूज़ करके हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज कर सकते हैं। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क इज मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स in an adverse way। ठीक है, फिर मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट मैनेज करने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? मेजरली हमने पढ़ा FRA, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप। ठीक है, अच्छा, कुछ अगर पॉइंट मैं स्किप कर दूं कहीं पे तो बोलना मुझे, ठीक है, अगर स्किप हो जाए तो। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया FRA का। FRA का मीनिंग क्या है? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ओके, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 6th मंथ में, ये 9 मंथ है, ठीक है, मुझे अभी लोन नहीं चाहिए, 6 महीने के बाद लोन चाहिए, यहाँ पे लोन चाहिए, कितने पीरियड के लिए चाहिए? ये पीरियड के लिए। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड 6 into 9 FRA। ओके, लोन, need loan after 6 months, after 6 months, for 3 months। ठीक है, 6 महीने के बाद लोन चाहिए, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो इसके बाद हमने देखा कि जब FRA के केस में कैसे होगा कि मार्केट में जो जो इंटरेस्ट रेट होगा यहाँ पे, एक्चुअल लोन तो हम मार्केट रेट पे ही लेंगे, जो, ठीक है, जो लोन एक्चुअल लोन जाएगा मार्केट रेट पे ही लेंगे, बट एक ऑफसेटिंग भी ले लेंगे, डेरिवेटिव एक ऑफसेट FRA ले लेंगे जो कि एक ये रेट को फिक्स कर देगा। ठीक है, सो FRA फंक्शन कैसे करता है कि इसका जो सेटलमेंट है, इसका सेटलमेंट यहाँ पे हो जाता है। ओके, ये बेसिकली कैलकुलेट करता है कि ये जो रेट्स हैं, जो देखो जो रीसेट डेट्स होते हैं, तो वो स्टार्टिंग में पता चल जाते हैं। ठीक है, 6 महीने में FRA का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे फिक्स कर रहे हो 6 महीने के बाद लोन चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, करेक्ट। तो जो रेट रहेगा 3 महीने के लिए, वो रेट यहाँ पे पता चल जाएगा 6 महीने के वाले दिन। ठीक है, तो FRA का सेटलमेंट अगर क्वेश्चन में पूछा हो कहीं पे, सेटलमेंट अमाउंट, ओके, तो इट विल बी नोशनल इनटू एक्सपेक्टेड रेट, मतलब एक्चुअल रेट माइनस एग्रीड रेट। ठीक है, इनटू पीरियड ऑफ लोन डिवाइडेड बाय 1 प्लस, कौन सा रेट करूँ, एक्चुअल रेट या एग्रीड रेट? डिस्काउंट कौन से रेट पे होगा? एक्चुअल। एक्चुअल पे। ठीक है, सो दिस इज द डिस्काउंटिंग पार्ट। फॉर डिस्काउंटिंग, ओके, ये हो गया FRA का सेटलमेंट अमाउंट। फिर
इसके बाद हम लोग गए थे कि ये जो FRA का ये जो रेट है, ठीक है, ये रेट बैंक ने अगर कोट कर रहा है कोई बैंक FRA, तो उसका रेट एग्जैक्टली कितना रेट कोट करना चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन। ओके, फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशन कैसे होता है कि मान लो ए एक पार्टी है और बी एक पार्टी है, ठीक है। ए ने क्या किया, 1 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया, बी ने भी 1 रुपया इन्वेस्ट किया। ए ने क्या किया, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स है तो उसके जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, ठीक है, यील्ड कर्व। तो जिसका जितना कम टाइम पीरियड उसका उतना इंटरेस्ट रेट कम होगा। वो कॉन्सेप्ट ऊपर में छूट गया इंटरेस्ट कर्व का, सॉरी यील्ड कर्व का। तो जिसका कम टाइम पीरियड उसका इंटरेस्ट रेट कम, ठीक है। तो 6 महीने के लिए अगर इन्वेस्ट करेगा तो इसका इंटरेस्ट रेट सपोज पड़ रहा है 5% पर एनम, ठीक है। दोनों ही पर एनम है, 5% पर एनम है। और ये अगर पूरा 12 महीने के लिए करेगा तो मे बी इसका होगा 6% पर एनम, ठीक है। दोनों ही पर एनम है। ओके, तो इसका 1 रुपये का वैल्यू यहाँ पे बी का 1 रुपये का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.06। 6% इंटरेस्ट पे पूरा साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। जबकि ए ने क्या किया है, 1 रुपये का 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इट विल बी 1.025 हुआ होगा। 1 रुपये का 1.025 हुआ होगा, ठीक है। तो 1.025 को ये कितने रेट पे इन्वेस्ट होना चाहिए जबकि इसकी वैल्यू 1.06 के साथ इक्वल हो जाए। ओके, दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड, दैट शुड बी द आइडियल फॉरवर्ड रेट। ये जो 1.025 यहाँ पे आया है, 1.025 शुड गेट कंपाउंडेड एट सम रेट, ठीक है, सम रेट इनटू जो भी है 6/12, ठीक है। कुछ कुछ एक रेट पे कंपाउंड होना चाहिए जैसे ये इसके साथ इक्वल हो जाए। मतलब कोई अगर 1 साल के लिए रख रहा है तो जो 1 रुपये का वैल्यू बन रहा है, ठीक है, उसके साथ इक्वल हो जाना चाहिए। ओके, देन इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट योर फॉरवर्ड रेट। ओके, सो आइडियली दिस शुड बी, सो ये फॉरवर्ड रेट्स का वैल्यू अगर निकालोगे तो ये फॉरवर्ड रेट निकल जाएगा। तो ये दिस शुड बी द FRA रेट, आइडियल FRA रेट और थियोरेटिकल FRA रेट, ठीक है। फॉरवर्ड रेट और थियोरेटिकल FRA रेट, ये इतना होना चाहिए। ओके, अच्छा, अगर इतना नहीं है, इससे ऊपर या नीचे है, तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो ओके, ये नया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, 6th। ओके, आर्बिट्राज यूजिंग FRA। अगर ये रेट जो FRA रेट बैंक ने कोट किया है वो थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट से ऊपर या नीचे है तो फिर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज आएंगे। ओके, इफ रेट कोटेड बाय बैंक, इफ FRA रेट quoted by bank doesn't match with theoretical rate, then arbitrage will arise, ठीक है, then arbitrage आएगा। ये arbitrage कैसे होगा, सपोज अगर FRA रेट ज़्यादा है, FRA रेट इज़ मोर देन थियोरेटिकल रेट को मैं कुछ नाम दे रहा हूँ TFR, ठीक है। इफ FRA रेट इज मोर देन TFR रेट, ओके, तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, FRA में इन्वेस्ट करना चाहिए या एक्चुअल में इन्वेस्ट करना चाहिए, बताओ। फर्स्ट पीरियड में एक्चुअल में करेंगे, सेकंड पीरियड में FRA। करेक्ट, फर्स्ट पीरियड में तो और कुछ ऑप्शन ही नहीं ना, हमेशा एक्चुअल पे ही करना है। तो इन्वेस्ट, पहले बोरो लिख लेते हैं, बोरो एट एक्चुअल फॉर 12 months फॉर एंटायर पीरियड,
ठीक है, फिर इन्वेस्ट एट एक्चुअल फॉर फर्स्ट हाफ, एंड इन्वेस्ट एट FRA फॉर सेकेंड हाफ। ओके, फिर इसके बाद अगर उल्टा हो, ठीक है, अगर FRA का रेट कम हो थियोरेटिकल रेट से, ओके, तो FRA से बोरो करना सही रहेगा। ओके, सो बोरो फर्स्ट हाफ एट एक्चुअल, second half at borrow second half at FRA, invest total period at actual। ठीक है, जो ज़्यादा है हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा है उस पर इन्वेस्ट होगा। ठीक है, थियोरेटिकल रेट अगर ज़्यादा है तो टोटल एक्चुअल में इन्वेस्ट होगा, अगर FRA रेट ज़्यादा है तो FRA में इन्वेस्ट होगा। ओके, ये हो गया आर्बिट्रेज। क्योंकि ऊपर कवर नहीं किया था तो यहाँ पे कवर कर रहा हूँ यील्ड कर्व का कॉन्सेप्ट। ओके, जब हमेशा जो कम इंटरेस्ट पीरियड होता है, जो कम टाइम के लिए इंटरेस्ट लेता है, ओके, उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम होता है, बिकॉज क्रेडिट रिस्क उस पर कम है। और जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लेता है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट रिस्क है, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहते हैं। सो अगर यील्ड कर्व बनाएंगे तो टाइम और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, ओके, तो इंटरेस्ट रेट ऐसे बढ़ना चाहिए। ओके, बिकॉज कम पीरियड के लिए कम इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा पीरियड के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल यील्ड कर्व और स्टीपनिंग यील्ड कर्व भी बोलते हैं, स्टीपनिंग यील्ड कर्व। ठीक है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन काट दिया है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है कभी भी, ऊपर नीचे ये होके होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है उल्टा, टाइम इंटरेस्ट रेट, ये होता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। ठीक है, जो यील्ड कर्व उल्टा जा रहा है, मतलब कम पीरियड के लिए ज़्यादा रेट है और ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कम इंटरेस्ट रेट है। इट जनरली हैपेंस इन रिसेशन इकोनॉमी। ठीक है, जिसपे रिसेशन आने वाला है मोस्टली। तो फिर आता है फ्लैटनिंग। ओके, फ्लैटनिंग क्या होता है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हमेशा सब में एक इक्वल इंटरेस्ट रेट होता है, दैट इज फ्लैटनिंग यील्ड कर्व। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करके मार्केट में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है प्रोडक्ट। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट फ्यूचर क्या है कि दो चीज़ों का फ़ायदा, कॉन्सेप्ट का ये फ़ायदा उठा रहा है, दो कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। क्या क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइसेस में इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, इन दोनों के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा तो बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे, इंटरेस्ट रेट अगर गिरा तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। ओके, और जब भी हमें लग रहा है कि बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग पोजीशन। बढ़ेगा तो भी जाके हमें फ़ायदा होगा। बॉन्ड के प्राइसेस अगर गिरेंगे तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट पोजीशन। ओके, शॉर्ट बॉन्ड करोगे तो मार्केट अगर गिरेगा तब जाके फ़ायदा होगा, अगर बढ़ा तो लॉस होगा। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करता क्या है कि अगर बोरोयर है, ठीक है, बोरोयर को डर किस चीज़ का रहता है? ठीक है, बोरोयर का फियर किस चीज़ का है? इंटरेस्ट रेट राइज का। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट राइज हुआ तो बॉन्ड के प्राइसेस क्या होंगे? फॉल।
बॉन्ड के प्राइसेस अगर गिरने वाले हैं तो क्या करना चाहिए? शॉर्ट बॉन्ड। ओके, सो दैट उससे क्या होगा, अगर बॉन्ड शॉर्ट किए हो तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? एक्चुअल में हुआ क्या, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, ओके, तो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट में कितना होगा, बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज्ड। बॉन्ड अगर शॉर्ट किए हैं, ठीक है, बॉन्ड अगर शॉर्ट किए हैं और इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, ओके, एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज हुआ, सपोज उसके बाद भी, इसके बाद भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, ठीक है, और हमने बॉन्ड को शॉर्ट किए हैं, अगर इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर लॉस हो रहा है, तो मतलब एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, एडिशनल इंटरेस्ट एक्चुअल लोन में, ठीक है, एडिशनल इंटरेस्ट ऑन एक्चुअल लोन देना पड़ रहा है। अब जो बॉन्ड को शॉर्ट किया है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो फिर बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे या गिरेंगे? बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे या गिरेंगे? शॉर्ट किया है हमने बॉन्ड्स, मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ा, तो बॉन्ड के प्राइसेस क्या होंगे? फॉल। फॉल, ठीक है, बॉन्ड के प्राइसेस डिक्रीज करेंगे, और जितना डिक्रीज होगा तो उतना गेन होगा, ओके, डिक्रीज होंगे ड्यू टू इनवर्स रिलेशन, तो लॉस और गेन यहाँ पे नॉलिफाई होके ये हेज हो रहा है, हेज्ड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की कहानी। इसके बाद चलते हैं आगे इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस पे। ऑप्शन पे तो पता है, फिर भी कर रहा हूँ। ओके, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। ऑप्शंस हमने देखा दो टाइप के होते हैं, कैप ऑप्शन, फ्लोर ऑप्शन। ओके, कैप ऑप्शन का मतलब होता है कि ऊपर एक कैप लगा देना जिसके ऊपर जा ही नहीं सकता इंटरेस्ट रेट। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें कि दिस आर इज कॉल्ड सीरीज ऑफ एफआरएस, ठीक है, सीरीज ऑफ एफआरएस, ओके, इंटरेस्ट सॉरी ऑप्शन सेटलमेंट, settlement will happen on settle interest reset dates, ठीक है। So if strike rate, if cap strike rate is less than actual rate, ठीक है, कैप स्ट्राइक रेट कम था, एक्चुअल रेट उससे ज़्यादा रहा, then we will receive money, we will receive the difference, we will exercise the option, ठीक है, the option and receive the difference। ओके, फिर अगर उल्टा रहा तो फिर वी वांट एक्सरसाइज, इफ cap strike rate is more than actual rate, we won't exercise, okay, we will and we will lose the and we will lose the cap premium। लूज मतलब क्या, वो तो प्रीमियम एक्चुअली वो एक्सपेंस है, ऑलरेडी इनकर हो गया है, ओके, सो कैप प्रीमियम इज, so we'll lose cap premium, okay, so net loss will be cap premium। ये लिख लेता हूँ, cap premium will be the net loss। सिमिलरली फ्लोर के केस में उल्टा होता है, okay, this is for depositors,
depositors who have a fear of interest rate fall. ओके, तो ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा। तो इसको अगर मैं चार्ट में दिखाऊं तो हम बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, ठीक है, हम बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या आप लगा लिए कि यहाँ से अगर ऊपर गया तो हमें पेमेंट होगा, ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर गया तो हमें पेमेंट होगा। फ्लोर में क्या है, इसको लग रहा है कि नीचे जाएगा तो यहाँ पे फ्लोर लगा लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कॉलर पे। 10 नंबर कॉन्सेप्ट, कॉलर स्ट्रेटजी। ओके, कॉलर स्ट्रेटजी क्या है कि बाइंग अ कैप एंड सेलिंग अ फ्लोर साइमल्टेनियसली। ओके, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। मतलब यहाँ पे कैप लगाए हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो एक फ्लोर भी बेच देते हैं। ओके, सोल्ड अ फ्लोर, कैप बॉट। ओके, सो जब तक ये इस रेंज में रह रहा है, ठीक है, जब तक ये इस रेंज में रह रहा है, हमें इधर जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा या फिर कुछ प्रॉफिट होगा। जब तक ये फ्लोर से नीचे चला गया, ठीक है, तब हमारा लॉस ही लॉस होगा। ओके, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कॉलर से कि हम प्रीमियम जो है, प्रीमियम paid for buying cap is recovered through selling floor. ओके, रिकवर हो जाता है। अच्छा, इसको एक नोड दे देता हूँ, ए नोड और बी नोड, ठीक है। इफ इंटरेस्ट goes above B, then profit, okay, because cap will be exercised. Okay, if remains between A and B, no profit, no loss, as neither me nor the floor buyer will exercise the options. Okay, and we have recovered the premium as well, the cap premium also, cap premium through selling floor, ठीक है। If goes below A, then loss, as floor buyer will exercise the option, exercise the option, and as we have sold and as we are the sellers, we will get an obligation to honor, the contract. ओके, ये हो गया पूरा कॉलर का कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद चलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप पे। 11 इंटरेस्ट रेट स्वैप। ओके, इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या है कि जिसको जो चाहिए वो स्वैप कर लेना। ओके, तो ए को अगर ए के पास है फिक्स्ड,
existing fixed need floating. ओके, बी के पास existing है floating, need fixed. ओके, तो स्वैप के थ्रू क्या होगा? ओके, स्वैप के थ्रू से सपोज एग्जिस्टिंग रिसीव फिक्स्ड है और यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिसीव फ्लोटिंग है. ओके, तो स्वैप के थ्रू क्या करेंगे? पे फिक्स्ड, रिसीव फ्लोटिंग, दो लेग होंगे हमेशा. ओके, सिमिलरली बी क्या करेगा कि रिसीव फिक्स्ड, पहले पे फ्लोटिंग लिख लेता हूँ, पे फ्लोटिंग और रिसीव फिक्स्ड. ठीक है, तो इसमें इससे होगा क्या कि ये दोनों नलीफाई हो जाएंगे, ये दोनों नलीफाई हो जाएंगे और एंड में बचेगा क्या? सिर्फ रिसीव फ्लोटिंग और इसका बचा रिसीव फिक्स्ड, जो दोनों को चाहिए था. ओके, इंटरेस्ट रेट स्वैप समराइज हुआ यहाँ पे. बाकी बस एक ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप है बचा है और बचा है अपना स्वैप्शंस जो कवर करेंगे कल. ओके, विल क्लोज इट टुमारो. किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? नो सर. ओके, चलो, दिस शुड बी हेल्पफुल. जब भी रिवाइज करोगे तो बस ये समरी देख के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, बाकी क्वेश्चंस तो खुद करोगे. ठीक है, क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा. कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए ये यूज़ कर सकते हो. चलो, if there is nothing, let's close the session. Thank you. Thanks for joining. Have a good day. Bye bye. थैंक यू. Thank you. Bye.